हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस लर्निंग थ्रू आईटी एंड मास मीडिया। मास मीडिया और आईटी की हेल्प से डिस्टेंस लर्निंग में क्या चेंजेस आए हैं। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, जिसमें हम लर्निंग करते हैं लेकिन हम फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे टीचर्स होते हैं। तो हम फिजिकली वहाँ जाते नहीं हैं, हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, दूर से ही अपने जहाँ पे अपनी प्लेस है वहीं से ही लर्निंग करते हैं। हम अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं, उसके बाद करिकुलम हमें मिल जाता है, बाय मेल मिल जाता है, या आजकल आईटी के आने की वजह से तो ईजी हो गया है, बाय ईमेल आ जाता है। और आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी डिस्टेंस लर्निंग करी होगी तो आपको आइडिया होगा कि डिस्टेंस लर्निंग में आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए कुछ कुछ सेंटर्स जो अलॉटेड होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। अदरवाइज आपको स्टडी करने के लिए फिजिकली जाना नहीं पड़ता, आप अपने आप घर में बैठ के पढ़ते हो। तो जैसे मीडिया आने से पहले या आईटी आने से पहले तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से होता था। पहले ईमेल की जगह वो मेल्स पोस्ट की जाती थी, और आपको बुक्स वगैरह आपके घर पे आती थी बाय पोस्ट, और वो सब चीज़ें अभी भी होती हैं। बट कुछ लोग आजकल जैसे ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो फिजिकली बुक्स नहीं मंगवाते हैं। तो पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था ये सब चीज़ें, पर आईटी के आने की वजह से डिस्टेंस लर्निंग बहुत इजी हो गई है। इसमें आपको आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। अगर आप जा नहीं सकते हो स्टडी सेंटर तो ऑनलाइन क्लासेस आप देख सकते हो। आपको बुक्स भी जो है फिजिकली ना लेने की बजाय आप सॉफ्ट कॉपीज़ डाउनलोड कर सकते हो बुक्स की। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं, ईजी हो गई हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे, बेसिक्स ऑफ लर्निंग। तो पहले हम बेसिक्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ लर्निंग में 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, दूसरा कॉग्निविस्ट अप्रोच, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, एंड तीसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लर्निंग में अप्लाई करने ज़रूरी होते हैं अगर आप चाहते हो कि लर्निंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और अप्रोचेस भी हम कह सकते हैं उनको। दीज आर द 3 अप्रोचेस टू लर्निंग। तो सबसे पहले हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच की बात करेंगे। बिहेवियरिज्म से आया है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि जब अभी हमें कोई चीज़, कोई बिहेवियर मॉडिफाई करना होता है तो उसमें हमें लर्निंग के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हमें कंडीशनिंग करनी होती है या फिर हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच लर्निंग की जो है वो उसी बिलीफ के ऊपर बेस्ड है कि इंस्ट्रक्टर का जो यहाँ पे रोल है वो क्या है, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को देगा, ठीक है, और वो स्मॉल चंक्स में देगा, मतलब एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, स्मॉल चंक्स में देगा, ग्रुप्स में देगा, और उनको हर एक चंक का एक फीडबैक मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्टर है, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके अपना पोर्शन जो है वो कवर करवाएगा, अपने सिलेबस का, अपने करिकुलम का, और उस छोटे छोटे करिकुलम के सिलेबस के चंक्स बनाएगा। और जब वो उस इंस्ट्रक्टर लर्न करवाएगा अपने स्टूडेंट्स को या इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके थोड़ी देर बाद उसका वो इमीडिएट फीडबैक भी देगा उनको, उनकी असेसमेंट भी करेगा और उसको फीडबैक भी देगा। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में होता है कि आपको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया जाता है करिकुलम, और आपको हर सेमेस्टर में आपकी असेसमेंट होती है, और उसी असेसमेंट के बेस पे आपको मार्क्स और फीडबैक मिलता है। इससे आपको स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को फीडबैक दिया जाता है। Hence, the implication for e-learning are easy to implement. Two popular behavior strategies that can be communicated via mass media are programmed instruction and direct instruction. यहाँ पे 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज इन्होंने ली हैं जो बिहेवियरिस्ट स्ट्रैटेजीज हैं। एक है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और दूसरी है डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जो जिसने प्रपोज किया था, इट वॉज B.F. स्किनर। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये B.E. स्किनर नहीं है, ये B.F. स्किनर है, जो हमने लर्निंग में भी जिनके बारे में पढ़ा हुआ है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो B.F. स्किनर ने कहा था कि एक तरीका होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू हम लर्निंग ईजी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है हमें, द कंटेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू लर्निंग यूनिट्स। जो भी पूरा करिकुलम है, कंटेंट है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में आप डिवाइड कर दो, एंड अरेंज इनटू फ्रेम्स, और अलग अलग फ्रेम्स में प्रेजेंट करो। अलग अलग फ्रेम्स का मतलब है पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर दो।
प्रेजेंटेड विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, धीरे धीरे उनकी डिफिकल्टी इंक्रीज होती जानी चाहिए। तो यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है कि आपको इजी से शुरू करा के डिफिकल्ट में लेके जाते हैं। कहीं पे भी आप लर्निंग करने जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा कि आपका करिकुलम इजी से डिफिकल्ट पे जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यूनिट्स में, चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, और वो इजी से होते होते उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप आगे एडवांस लेवल में जाते हो उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। The feedback is prompted as assessment is done every time the student moves from one frame to another. तो जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर पार्ट फिनिश होता है, आपकी असेसमेंट होती है और आपको फीडबैक दिया जाता है। ऑल्सो द लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू मूव एट देयर ओन पेस, लर्नर्स को अपने खुद की स्पीड पे मूव करने की एबिलिटी होती है खुद की। जैसे कि सपोज आपकी क्लास में कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, तो आप अपने तरीके से अपने पेस पे चल सकते हो। जब आपका वो पोर्शन खत्म हो जाए तब आप अपनी असेसमेंट करवाओ और अपना आगे मूव ऑन करो। लर्नर्स कैन नॉट जंप फ्रेम्स, आप उसमें जंप नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक पोर्शन समझ नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप करके दूसरे पे नहीं जा सकते हो। दे कैन क्रॉस ओवर टू अनदर फ्रेम ओनली आफ्टर गेनिंग मास्टरी इन वन फ्रेम। तो जब तक आपकी एक पर्टिकुलर फ्रेम यानी एक पर्टिकुलर पोर्शन में मास्टरी नहीं हो जाती है, तब तक आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते, अगले पार्ट पे नहीं जा सकते। तो ये थी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में और छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। फिर दूसरी जो डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या होता है, डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि टीचर हर स्टेप पे आपको डायरेक्शन देगा। इंस्ट्रक्टर जो है, टीचर यानी कि इंस्ट्रक्टर, आर्टिकुलेट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव देन ब्रेक्स देम इनटू देयर कंपोनेंट टास्क। जितने भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आप जो भी उस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ के सीखने वाले हो या उस करिकुलम के जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके सामने रखेगा और उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब पहले वो एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव को, फिर तीसरे को, ऐसे वो डिवाइड कर देगा उनको। और स्टूडेंट्स को हायरार्कियल मैनर में उन सब चीज़ों के आगे लेता हुआ जाएगा। हायरार्कियल मैनर का मतलब है सबसे बेसिक जो है उससे, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, फिर उससे एडवांस। और ये पर्टिकुलर तरीका भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जब भी हम कोई करिकुलम पढ़ाते हैं। तो बेसिक से शुरू करते करते हम एडवांस में जाते हैं हायरार्कियल मैनर में। तो then breaks them into their component task and work students through them in hierarchical fashion, leading students incrementally from the bottom up. तो bottom up का मतलब है पहले बेसिक से शुरू होता है। बेसिक से यानी कि सबसे ज़्यादा डिटेल जब बताई जाती है आपको, बेसिक, हर चीज़ बेसिक बताई जाती है। फिर धीरे धीरे उससे थोड़ा सा एडवांस होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि आपको बेसिक एकदम क्लियर है, तो हम थोड़ा सा डिटेल कम कर देते हैं बताना। ठीक है, स्टूडेंट्स को डिटेल कम कर देते हैं बताना, क्योंकि फर्स्ट लेवल में उनकी डिटेल कवर हो चुकी होती है। सेकेंड लेवल में उनको थोड़ा सा एडवांस बताते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं दी जाती है। थर्ड लेवल में और ज़्यादा एडवांस में जो हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि अब आपको बेसिक्स तो पता ही है, तो आगे एडवांस बताया जाता है। ऐसे करते करते हायरार्कियल मैनर में आगे बढ़ते हैं बॉटम अप। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिलती है वो बेसिक में मिलती है। Recognizing and mastering key concept is made easier for students by isolating each component, allowing learner to master one component before learning the next. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते आपको एडवांस लेवल पे जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन ये हायरार्कियल फैशन में होता है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद एक्सप्लिसिट टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको टीचर ही डायरेक्ट करेगा, मतलब टीचर ही इंस्ट्रक्शन देगा जैसे भी आपने करना है, और वो ही प्रैक्टिस कराएगा। तो टीचर का रोल काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो थे बिहेवियरिस्ट, ये थे लॉरिसन। ये हो गई बिहेवियरिस्ट अप्रोच, जो हमारे लर्निंग की पहली अप्रोच है। सेकंड जो अप्रोच है लर्निंग की, वो है कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, यानी कि हमारी कॉग्निटिविज्म से आया है। कॉग्निटिविज्म में क्या होता है, लर्निंग बिहेवियर के अलावा जो लर्नर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो किस तरीके से, क्या प्रोसेस उनकी लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनको रीइंफोर्स कर दिया और उनका बिहेवियर बदल गया। कॉग्निटिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि हमें ये भी ध्यान देना है कि वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं लर्निंग में। तो जितने भी कॉग्निटिविस्ट डिज़ाइन करते हैं ई लर्निंग, वहाँ पे ये देखा जाता है कि कैसे एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है,
कैसे ब्रेन में नॉलेज ऑर्गेनाइज करी जाती है जिससे हमारी लर्निंग और इजी हो सके। तो इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड एक मॉडल है जिसका ई लर्निंग का मॉडल है, जिसका नाम है मेरिल्स इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या है, इसको शॉर्ट में ITT बोलते हैं। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिमुलेशन एंड ग्राफिक। इसमें सिमुलेशंस एंड ग्राफिक्स के थ्रू ई लर्निंग करवाई जाती है ताकि लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो ये कॉग्निटिविस्ट अप्रोच है जो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि लर्निंग किस तरीके से कराएं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी चाहिए ताकि वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक स्टोर रहे। तो सिमुलेशन यानी कि जो कंप्यूटर क्रिएटेड एनवायरनमेंट्स होते हैं और ग्राफिक्स जो होते हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई कॉग्निटिविस्ट अप्रोच। थर्ड अप्रोच हमारी आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। The subject of learning in most modern educational organization today is shifting from behaviorism towards constructivism. तो आजकल के टाइम पे लर्निंग बिहेवियरिज्म से किस तरफ शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिविज्म पे शिफ्ट हो रही है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या माना जाता है, दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। लर्नर खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। टीचर का जॉब इसमें क्या है, इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंट दैट वुड हेल्प द लर्नर एक्सप्लोर एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। टीचर सिर्फ उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे लर्नर अपने आप एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। टीचर उसको मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, टीचर उसको बुक्स प्रोवाइड करवाएगा, टीचर उसको जो चाहिए अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो एनवायरनमेंट देगा, लेकिन नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का पूरा काम खुद लर्नर का है। टीचर इसमें इतना एक्टिव नहीं है जितना लर्नर इसमें एक्टिव है। So the role of instructor here to provide tools and resources to the learner. Tools and resources अगर provide हो जाते हैं तो learner अपने आप अपनी knowledge construct कर सकता है। It is in constructivist learning that the job of e-learning becomes much more challenging. The goal is not just to provide information or to aid information processing, but to provide a rich experiential environment with which the learner can work. तो यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, असेसमेंट कर दिया, फीडबैक दे दिया, काम खत्म, जो बिहेवियरिस्ट में किया था, ना कि और वो कॉग्निटिविस्ट में भी जितना था कि आपने सिर्फ उसको एक ग्राफिक्स बना के दे दिए या आपने उसको प्रेजेंटेशन करके दे दी जिससे उसका काम लर्निंग इजी हो गई। यहाँ पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एक रिच एक्सपीरियंशियल एनवायरनमेंट उसको देना है जहाँ पे वो खुद अपना काम कर सके लर्नर, उसको अपनी लर्निंग कंस्ट्रक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, many implementations of constructivist learning environment in distance learning fail to fully realize what constructivist learning is. अब डिस्टेंस लर्निंग में कई बार हमें मटेरियल उतना रिच नहीं मिल पाता है, ना हमें सपोर्ट मिल पाती है टीचर्स की, इंस्ट्रक्टर्स की। डिस्टेंस लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है और वो पूरे तरीके से ये अप्रोचेस यूज़ नहीं कर पाते हैं। A popular model based on constructivist approach is problem-based learning, PBL. In PBL, problem is presented and learning is driven by the experiences of the learners. तो जनरली क्या करना चाहिए, एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच भी फॉलो करनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम दे दी जाए और बोला जाए कि आप इसका सॉल्यूशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सप्लोर करके सॉल्यूशन इसका निकालोगे। उससे क्या होगा कि आप सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में चीज़ों एक्सप्लोर करोगे, आप खुद से कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज ढूंढोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जिससे आपकी लर्निंग भी होगी। नाउ डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू IT, अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब डिस्टेंस एजुकेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसका हम एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे इशू क्या है साइकोलॉजिस्ट के लिए? सबसे बड़ा इशू ये है दैट ई लर्निंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस। ई लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम सबको पता है। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, जैसे कि आजकल लॉकडाउन जब से हुआ है ई लर्निंग चल रही है काफ़ी सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। उसके क्या एडवांटेजेस हैं कि घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो सकते हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शन हो सकती है, कंप्यूटर के यूज़ से वीडियोस वगैरह शेयर करना इजी हो जाता है, PPTs दिखाना इजी हो जाता है। ये सब एडवांटेजेस हैं।
बट देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, लेकिन कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं फेस टू फेस के जो ई लर्निंग में नहीं हो पाते हैं। जैसे फेस टू फेस जब फॉर्मली आप प्रेजेंट होते हो स्कूल में तो एनवायरनमेंट प्रॉपर एजुकेशन के लिए ही होता है, तो वो एनवायरनमेंट घर पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, और डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं घर पे। अगर आप ई लर्निंग कर रहे हो तो कई बार आप अपना टाइम नहीं प्रायोरिटाइज कर पाते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अब इसकी पहले तो स्ट्रेंथ हम डिस्कस करेंगे, ई लर्निंग की स्ट्रेंथ क्या है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है द एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकम्स ईजियर, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है, बाय मेल, बाय व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आ जाता है, अगर टीचर ने कुछ भेजना है तो जो भी है, मतलब एक्सेस ईजी हो जाता है। देर इज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्नर कैन स्टडी यूजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके पढ़ सकते हो, आपको कितने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आज के टाइम पे पढ़ने के लिए, तो आपको लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। एजुकेशन कैन रीच मैनी इनएक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसी ऐसी जगह पे भी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, तो रीच बहुत बढ़ गई है। इंस्ट्रक्शन इज पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस कैसे है, जैसे 1-to-1 अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1-to-1 कॉल करके टीचर से बात कर सकते हो, या ग्रुप कॉन्फ्रेंस में भी आप 1-to-1 अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जो कि क्लासरूम के डिस्टर्बेंस में कई बार नहीं हो पाता है। लर्नर्स कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस इंक्रीजेस, शी कैन प्रोसीड एट हर ओन प्लेस, दिस इज पेस। सो लर्नर का कंट्रोल जो है वो अपनी लर्निंग पे होता है, वो अपनी स्पीड से अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकता है। चैलेंजेस क्या है ई लर्निंग के, हाउ डू यू सस्टेन लर्नर्स मोटिवेशन इन ई लर्निंग, लर्नर की मोटिवेशन कैसे सस्टेन करेंगे ई लर्निंग में, कैसे हम मोटिवेटेड रखेंगे, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन कि बच्चा जो है वो बोर ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है वो वेबिनार में पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और जो ऑडियंसेस है वो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई ऐसे ही ऑन करके छोड़, तो किस तरीके से उनको मोटिवेट करा जाए, कैसे उनको प्रेस किया जाए, और किस तरह से डिस्कस करा जाए कि वो हमेशा उसमें एक्टिवली उसको सुनते रहें, एक्टिव लिसनर, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के उसमें रहें। देयर आर सर्टेन डोमेन्स ऑफ लर्निंग सच एज साइकोमोटर लर्निंग and attitudinal learning which can be done by face-to-face interaction. For example, if you want to change a student's attitude towards corruption, you need to provide her with a role model she can identify with. तो जब आप रियल क्लासरूम में पढ़ते हो तो आप वहाँ पे साइको मोटर लर्निंग और अपना एटीट्यूडनल लर्निंग का यूज़ इजीली कर लेते हो, जो कि ऑनलाइन इसमें नहीं हो पाती है लर्निंग में, ई लर्निंग में। जैसे साइकोमोटर लर्निंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप फिजिकली कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा सकते हो, तो आप सामने डेमो दे सकते हो, अपने हाथ से आप उनको दिखा सकते हो करके, तो आप अपने मोटर स्किल्स का यूज़ कर सकते हो लर्न करवाने के लिए, समझाने के लिए। एटीट्यूडनल लर्निंग में क्या होता है कि आप किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो तो आप उसके सामने एक रोल मॉडल की तरह बन सकते हो, एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें ई लर्निंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। थर्ड इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द क्लासरूम इज टू हेल्प इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, by interaction with other students and peers the student gains social skills, this is absent in e-learning. e-learning जो है वो adults के लिए तो ठीक है, क्योंकि adults में क्या है वो ऑलरेडी सोशलाइज हो चुके हैं, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को भी स्टार्टिंग से e-learning ही करवाएंगे तो उनकी सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगी, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें उनकी मिस हो जाएंगी जो चीज़ें उनको क्लासरूम में वो एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्थ वन, वेरी फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इंटरनेट में लीड टू tendinitis. Tendinitis is an abnormal expansion of fingers due to overuse. Working on keyboard and mouse. Also, there is a danger of internet addiction disorder. तो देखिए, अगर ज़्यादा देर तक ई लर्निंग पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, खासकर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो टेंडिनाइटिस या फिर इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, सर्टेन जर्नल कंक्लूजन्स रिगार्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन कैन बी मेड। तो अब ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस में हम ई लर्निंग के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो ई लर्निंग एज अ स्टैंड अलोन लर्निंग डिवाइस इज नॉट इफेक्टिव, मतलब सिर्फ आप ई लर्निंग पे टोटली डिपेंड नहीं हो सकते, इसको आप एक सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो। सप्लीमेंट का मतलब आप फिजिकली भी पढ़ाओ और सप्लीमेंट्री ई लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराओ।
जैसे इग्नू के ई लर्निंग के बहुत सारे मटेरियल हैं। इग्नू की खुद की एक ऐप है अपनी, जिसमें उसका उस ऐप में बहुत सारे उनके स्टडी मटेरियल हैं। इग्नू के स्टडी सेंटर है हर जगह इंडिया में, जहाँ पे फेस टू फेस वीकेंड्स पे क्लास होती है। ट्यूटर इज़ अवेलेबल ऑन संडेज। तो आप फिजिकली भी जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आप ऑनलाइन अपना मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हो। और ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेवीली रिलाई ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस तरीके से आप सप्लीमेंट कर सकते हो अपनी एजुकेशन को ई लर्निंग से। द बेस्ट ई लर्निंग टूल्स आर अडेप्टिव हाइपरमीडिया। दीज आर सॉफ्टवेयर दैट अडेप्ट टू द लर्निंग स्टाइल्स। चैप्टर ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पे ये हाइपरमीडिया, अडेप्टिव हाइपरमीडिया की बात कर रहे हैं, जो ई लर्निंग टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अलग अलग लर्निंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लर्निंग स्टाइल्स के लिए। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना अडेप्टिव हाइपरमीडिया, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बेस पे इंटरेक्टिव मटेरियल बना सकते हैं लर्नर्स के लिए। जैसे आप ऑनलाइन स्टोरी बुक्स बना सकते हो, या ऑनलाइन गेम्स रिलेटेड टू योर लर्निंग बना सकते हो। मतलब अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और मतलब मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए लर्नर्स की लर्निंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इससे। जैसे उसमें आप एक चीज़ क्लिक करते हो तो उसके अंदर एक ओपन होता है, एक रिसोर्स ओपन होता है, फिर उसके अंदर और वेरियस थिंग्स होते हैं जिससे आप लर्न कर सकते हो। पीपीटी एक छोटा सा एग्जांपल है उसी का, जैसे पीपीटी बनती है हाइपर मीडिया में, उससे कई ज़्यादा और चीज़ें भी बन सकती हैं। तो वो एक ई लर्निंग का अच्छा तरीका है जिसमें लर्नर जो है वो मोटिवेटेड रह सकता है। So e-learning at times more effective than traditional learning for students will mental retardation। तो mental retardation जिनको प्रॉब्लम है बच्चों को, दे आर मेंटली रिटार्डेड, तो उनके लिए ई लर्निंग कई बार ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है रेदर देन ट्रेडिशनल लर्निंग, क्योंकि वो अपने पेस पे सीख सकते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन केसल ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी हैज़ फाउंड इन 2008 that children with autism can develop advanced social skills by interacting with virtual children and virtual teacher, which might not be possible by hanging out with real children। तो जैसे ऑटिज्म में हमें पता है कि सोशलाइजेशन स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, तो वहाँ पे अगर जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाए तो वहाँ पे उनके सोशल स्किल्स इंटरेक्टिंग के बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ये चीज़ इन्होंने फाइंड करी थी। Researchers have developed softwares that present 3D animated tutors। 3D animated tutor जैसे एक वर्चुअल, उसमें वर्चुअल टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए या लर्निंग डिसेबिलिटी है जिनको, उन लोगों के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग को और ज़्यादा आसान कर देती है। नाउ मोटिवेशन मॉडल्स फॉर डिस्टेंस लर्निंग थ्रू इंटरनेट। कौन कौन से मॉडल्स हैं, मोटिवेशन मॉडल्स हैं जो हमें इंटरनेट पे हेल्प करते हैं ई लर्निंग में। It has been found that a general drawback of distance education is that learning interactivity is very trivial. E-learning and learning through other modern means of mass media do try to plug the shortcomings। इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि लर्निंग में सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरेक्टिविटी थोड़ी कम देखी गई है डिस्टेंस एजुकेशन में स्पेशली, और ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि फेस टू फेस गाइडेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिनको बोलते हैं मोटिवेशनल मॉडल, जो मोटिवेशनल लर्निंग में हेल्प करते हैं, जिसमें से दो यहाँ पे डिस्कस करे हैं। एक है ARCS मॉडल, दूसरा है टाइम कंटिन्यूम मॉडल। व्हाट इज ARCS मॉडल? It is a method for systematically designing motivational strategies into e-learning material। This model represents 4 categories of human motivation, strategies for enhancing motivation within the above 4 categories, a 4-step design process to incorporate the above strategies। वो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जिसके बेस पे ERC मॉडल बना हुआ है, जो इसकी फुल फॉर्म भी है, वो है अटेंशन, रेलेवेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो अब हम ARCS के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अटेंशन। जैसे कि हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लर्नर की अटेंशन बनी रहे, वो बोर ना हो। तो उसके अटेंशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं,
मिस्ट्री पजल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम अपनी लर्निंग में यूज़ करें जिससे वो कहीं ना कहीं लर्नर जो है बिजी रहे, इन्वॉल्व रहे और वो बोर ना हो। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं कार्मन टेरन की जो उन्होंने बताई है। मेंडिंग स्टिमुलाई, एंटिसिपेशन, इनकॉन्ग्रुइटी, वेरिएबिलिटी, ह्यूमर, इंक्वायरी, पार्टिसिपेशन, स्टोरी टेलिंग, ये टेक्निक्स हम यूज़ करके उसको इन्वॉल्व रख सकते हैं। तो मेंडिंग स्टिमुलाई का मतलब है इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करना जैसे कि वॉच आउट। अगर आप बोर हो रहे हो, कोई चीज़ सुनते सुनते आप बीच में बहुत बोर हो गए और सडनली कोई बोले ध्यान से देखो, तो आपका ध्यान उसमें से फटाफट चला जाता है। या कोई बोल दे कि नोट दैट, प्लीज रिमेंबर दैट, अगर बार बार कोई बीच में ऐसा बोलता रहे कि इसको ध्यान से नोट करो, इसको याद रखना हमेशा, तो ये इस तरह के मेंडिंग स्टिमुलाई हम यूज कर सकते हैं ताकि जो लर्नर है वो बीच बीच में जो है वो छोड़ के ना जाए और उसका ध्यान बार बार वापस आ जाए जिस चीज पे वो लर्न कर रहा है। फिर एंटिसिपेशन या इनकॉन्ग्रुइटी में क्या कह रहे हैं, इनकॉन्ग्रुइटी तब होती है जब वो कुछ और एक्सपेक्ट करके देखता है, उसे कुछ और मिलता है। वो सोचता है कि मेरे को बहुत मजा आएगा लेकिन उस वो बोर होने लग जाता है। तो वो इनकॉन्ग्रुइटी कम करने के लिए आप बीच बीच में सेंसरी स्टिमुलेशन दे सकते हो, मतलब इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो जिससे वो बोर ना हो। जैसे अभी इन्होंने बोला कि इस तरह के वर्ड्स यूज कर लो, प्लीज रिमेंबर दैट, या फिर बीच में ग्राफिक्स दिखा दो, या बीच में कुछ चीजें जो उसकी अटेंशन कैच कर सके। जैसे बीच में ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कभी कभी इन्होंने एग्जांपल दिया हो कि स्टूडेंट से पूछा जाता है हाउ कम यू डू दैट, हाउ कम यू नो दैट, हाउ कम वी मेक दैट। तो इस तरीके के वर्ड्स आप हाउ कम लगा के यूज करोगे तो वो थोड़ा सा उसका अटेंशन ड्रॉ करेगा। Variability is an obvious means of grabbing attention. Variability can be maintained in e-learning by constantly changing the manner of presentation. Variability का मतलब है आप एक ही तरीके से प्रेजेंट मत करो जिससे वो बोर हो जाए, अपना प्रेजेंटेशन चेंज करते रहो। पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो उन लोगों की, उनको खुद बोलो कि वो सॉल्व करके दें, गेम्स वगैरह उसमें डालो, गेम्स को सॉल्व करें, या उनको प्रैक्टिस कराओ, एक्सरसाइज कराओ, किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व रखो ताकि वो उधर बोर ना हो। दूसरा आ जाता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है जो ई लर्निंग मटेरियल है उनके गोल से रेलेवेंट होना चाहिए, जो उनका लर्निंग स्टाइल है, उनके गोल्स हैं, उससे वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो मेथड ऑफ लर्निंग या आपका जो टीचिंग मेथड है उसका स्टाइल, वो सब चीज़ें इट शुड बी ऑल रेलेवेंट टू देयर गोल्स। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई कोर्स करते करते बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या ये हमें आगे कोई बेनिफिट लाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स बुला सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी वो कोर्स कर लिया है, वो आके आपको बता सकते हैं कि उनको क्या बेनिफिट हुआ है वो कोर्स करने से, आगे उन्होंने किस तरह का पाथ चूज किया था अपने करियर गोल को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से आपके कोर्स की रेलेवेंस बढ़ती जाती है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा तो उससे आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी आएगी और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आएगी। आप अंदर से भी मोटिवेट होगे अपना कोर्स पूरा करने के लिए और बाहर से आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी क्योंकि आपका करियर उस पर डिपेंड करेगा। फिर आता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस क्लासरूम में ई लर्निंग में सेल्फ एफिकेसी कैसे इंक्रीज करी जा सकती है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज फॉर सक्सेस। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है, आपको एक अपने आप से अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप सक्सेसफुल होगे अगर आप इस चीज़ को लर्न करते हो या इस चीज़ को सीखते हो। तो ये ज़रूरी है आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग में जहाँ पे ड्रॉप आउट केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बीच बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका लर्निंग मटेरियल एक तो बहुत इजी होना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि आपको डायरेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो कम से कम मटेरियल इजी हो समझने में। लोग मटेरियल पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं पढ़ना। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे इस सिस्टम में लैक हो जाता है कॉन्फिडेंस का, जिसका रीज़न है कि लर्निंग मटेरियल समझ में नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियरली स्टेटिंग लर्निंग गोल्स, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, मतलब पहले इजी से ले जाते फिर डिफिकल्ट बनाओ। एट्रीब्यूटिंग सक्सेस टू लर्नर्स एफर्ट, तो लर्नर के एफर्ट के ऊपर सक्सेस को एट्रीब्यूट करना। लास्ट वन इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कब आती है हमें, जब हमें लगता है कि हमें एक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें कोई फीडबैक दे रहा है, हम जो कर रहे हैं कोई देख रहा है उसको, कोई उसको असेस कर रहा है और हमें बता रहा है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, हमें फीडबैक चाहिए होता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और हमें थ्रेटफुल नहीं लगना चाहिए,
हमारे इवैल्यूएशन वगैरह करने के लिए कोई हो, वहाँ पे कोई हमें रिवॉर्ड देने के लिए हो, तो सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. Now let us turn to the design process recommended by ARCS model. तो the process has 4 steps: define, design, develop and evaluate. ये इन्होंने डिज़ाइन प्रोसेस बताया है, किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए पूरा आपका जो ई लर्निंग का प्रोसेस है. पहले डिफाइन, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलप, देन इवैल्यूएट. तो इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं. आप डिफाइन द मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. तो जो भी मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस लर्निंग के, वो डिफाइन करने बहुत ज़रूरी है. तो वो मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो आप लर्नर्स को क्लैरिफाई करोगे. सेकेंड है डिज़ाइन. डिज़ाइन दी स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव. तो जो भी आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव पे ही बेस होनी चाहिए. जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें रेलेवेंस इंक्रीज करनी है बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन, द स्ट्रैटेजी डिज़ाइन में बी टू प्रोवाइड डाइवर्स एंड एक्सटेंसिव स्टडी मटीरियल. तो उसका स्टडी मटेरियल भी इतना एक्सटेंसिव होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो लर्नर्स की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंक्रीज करे. If it is to increase relevance by extrinsic motivation, then the strategy may be linked to the career objective. लेकिन अगर आप extrinsic motivation को increase करना चाहते हो तो उसके career objectives clear होने चाहिए. ऐसे ही develop में after defining the motivational objectives and designing the strategies, next comes the development of the instructional material. तो आपको फिर अपना material develop करना है और बाद में evaluate करना है, यानी कि आपने feedback देने के options भी उसमें रखने हैं. दूसरा जो ARC मॉडल के बाद अब आता है दूसरा टाइम कंटिन्यूम मॉडल. द टाइम कंटिन्यूम मॉडल ऑफ लॉट्स्कोवी 1985 identifies 3 critical periods in the learning process where motivational strategies should be introduced. These 3 periods are beginning of the learning process, during the learning process and at the end of the learning process. तो इस मॉडल में ये बोला गया है कि आपको 3 जगह पे 3 ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. पहला बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग, जब स्टार्ट हो रहा है लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द लर्निंग एंड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आर एटीट्यूड्स एंड नीड्स. तो बिगनिंग में आपको एटीट्यूड्स और नीड्स का ध्यान रखते हुए अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है. व्हेन प्लानिंग द बिगनिंग ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, द डिज़ाइनर शुड कंसीडर हाउ इंस्ट्रक्शन विल बेस्ट मीट द नीड्स ऑफ द लर्नर. आपकी इंस्ट्रक्शन कैसे लर्नर की नीड्स को पूरा करेगी और उनके एटीट्यूड को डेवलप करेगी पॉजिटिवली. ये तो बिगनिंग के टाइम पे होगा. ठीक है. Lotskophy 1985 provides many strategies to address learner attitude. The strategies are centered on easing into the course with icebreaker activities. Icebreaker activities क्या होती हैं? जैसे शुरू में जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो लोग हेजिटेट होते हैं अपने आइडियाज शेयर करने में या आपस में एक दूसरे के साथ सोशलाइज करने में हेजिटेट करते हैं. तो उनके बीच में आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएं कि वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू हो जाएं और अपने आइडियाज़ और व्यूज़ शेयर कर सकें. स्टेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कोर्स के. स्ट्रैटेजीज टू हेल्प लर्नर डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे लर्नर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजी हो सके. नीड्स असेसमेंट शुड बी परफॉर्म प्रायर टू डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन. तो कोई भी आप इंस्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हो तो पहले आप ये तो असेस करो कि लर्नर की नीड क्या है, उसे क्या लर्न करना है. ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस 2 फैक्टर नेमली स्टिमुलेशन एंड अफेक्ट आर टू बी कंसीडर. अब अगर लर्निंग चल रही है उस बीच आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टिमुलेशन एंड अफेक्ट. स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे जो पार्टिसिपेंट है, जो लर्नर है, वो हमेशा पार्टिसिपेट करे, हमेशा वो एक्साइटेड रहे, बोर ना हो बीच में. उसको क्वेश्चंस पूछो, ह्यूमर का यूज़ करो, जैसे बीच बीच में मजाक करो, हंसाओ, उनकी अटेंशन वहाँ पे रखो. प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज करते रहो, इंस्ट्रक्शन के मोड्स चेंज करते रहो. ठीक है. और उनकी इमोशंस को इन्वॉल्व रखो. फाइनली एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंस एंड रीइंफोर्समेंट आर टू बी कंसीडर्ड. और एंड में कॉम्पिटेंस और रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए. तो कुछ फीडबैक दो ताकि उसको रीइंफोर्समेंट मिले, उसकी कॉम्पिटेंसी को बूस्ट करो, कम्युनिकेट करो उसके साथ, और चीज़ें बताओ जिससे वो और ज़्यादा आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सके. तो ये टाइम कंटिन्यूम मॉडल है. तो ये ऐसे 2 मॉडल हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिज़ाइन करने में.
और ये था स्पेशली ई लर्निंग के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 16, मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर। तो हमारे बिहेवियर में मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।